Dear students, we should consider the series of literary terms and devices. Once again, we are going to discuss some more questions. Today, in accordance with order, we are going forward. Question number 132. Let us see who among the following is the writer of the absurd plays. तो जो एब्सर्ड प्लेज के राइटर के ईट्स, सिंजे, सैमुअल बेकेट, लेडी ग्रेगरी। तो जो एब्सर्ड प्लेज होते हैं जिनमें एक तरीके से उन मनोवैज्ञानिक तथ्यों को मनोविश्लेषणात्मक चिंतन के तर्क जो अतार्किक हों, जो बेतुके रंगमंच के बेतुके नाटक हों, उसमें सैमुअल बेकेट जिनको मंच पर दिखाना उतना तार्किक नहीं है, उनको एब्सर्ड प्लेज कहते हैं। और उस दृष्टि से ये एब्सर्ड प्लेज सैमुअल बेकेट, इसलिए इसका आंसर होगा सैमुअल बेकेट। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विच वन एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अब इसमें आप देखते हैं कि बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, एडवर्ड एल्बी, ये शब्द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो बेतुके रंगमंच के नाटक थे उनके हैं, लेकिन गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले, सोशल प्लेज के हैं, इसलिए डज नॉट बिलोंग के लिए आंसर होगा डी, और इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 134, हु कॉल्ड पोएट्री द मदर ऑफ लाइज। असत्य की जननी पोएट्री को कहा, वो है प्लेटो। कौन है? प्लेटो, सिद्ध दार्शनिक प्लेटो। इसके पश्चात व्हाट डू यू मीन बाय सिनेक्डोसे। आप जानते हैं कि सिनेक्डोसे में होल रेफर्स टू पार्ट, पार्ट रेफर्स टू होल। जैसे 4 ऑप्शन आए तो एन inanimate object endowed with human figure, no. The whole of something used to signify a part of something used to signify the whole. अब इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि 135 में द होल ऑफ समथिंग यूज्ड टू सिग्निफाई ए पार्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ए पार्ट ऑफ समथिंग यूज्ड टू सिग्निफाई द होल, ये अप्रोप्रिएट है। आंशिक रूप से उल्लेख लेकिन संपूर्णता का भाव, यानी सी होगा इसका। क्या होगा? सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 136, द एक्सप्रेशन इंटीरियर मोनोलॉग जो आंतरिक एकालाप है, इज मोस्ट प्रोमिनेंटली कनेक्टेड विद कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो सामूहिक चेतना का एक कॉन्शियसनेस माने चेतना की धारा तकनीक है। देखो, एक स्टाइल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और इंटीरियर मोनोलॉग जो पात्र के अंतर्मन में चलता रहता है अपने आप से। ही टॉक्स हिमसेल्फ, वन हु टॉक्स वन सेल्फ, जो स्वयं से बातें करता है, आंतरिक एकालाप। वो एक विचारों में खोया हुआ और जो अपने अंदर अंतर्द्वंद है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक शैली है लेखन की, और इंटीरियर मोनोलॉग केवल आंतरिक एकालाप है, लेकिन इसका कनेक्शन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137, इन विच मीटर इज प्रेल्यूड रिटन। तो वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ब्लैंक वर्स। क्या होगा? ब्लैंक वर्स। इसके पश्चात
क्वेश्चन नंबर 138, विच इज नॉट वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज ड्रामा। तो प्रोज ड्रामा में आप सिर्फ कहा जा रहा है कि जो आवश्यक विशेषताओं में से शामिल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, प्रोज में लय नहीं होती, प्लॉट कैरेक्टर डायलॉग्स होते हैं। प्रोज में राइम का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 139, द फ्रेज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद। सभी लोग जान लें, जो सामूहिक अचेतना, कॉन्शियसनेस चेतना को कहते हैं, इसमें सामूहिक अचेतन जो की अवधारणा है वो कार्ल जंग ने इसको शुरू किया, और ये जो है पूरी तरीके से एक साइके, एक मनोविश्लेषणात्मक तथ्य है कि जिसमें हम सामूहिक अचेतन की बात करते हैं। लेखक या विद्वान के मन में, जैसे हम जानते हैं कि एक चेतन मस्तिष्क होता है, कॉन्शियसनेस, एक अनकॉन्शियसनेस। तो अनकॉन्शियसनेस में जो अचेतन मन पर एक अवचेतन मन होता है, उस पर जो धारणा बनती है, उसका प्रकटीकरण कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के अंतर्गत आता है। इसको कार्ल जंग ने किया, इसलिए इसका आंसर होगा कार्ल जंग। द फिगर ऑफ स्पीच सिंथेसिया जो होती है वो द एक्सपीरियंस ऑफ two or more modes of sensations when only one sense is being stimulated, the description of one kind of sensation in terms of whether sense transference or sense analogy, all of the above। तो इसका 140 का उत्तर होगा all of, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक जो संवेदनाएं के मोड्स होते हैं, जब केवल एक भाव, एक सेंस को उद्दीप्त किया जाता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन काइंड ऑफ सेंसेशन भी होता है, और सेंस ट्रांसफरेंस और सेंस एनालॉजी भी होती है। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, डी। क्या होगा? डी। इसका डी आंसर होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 141, हु सेड द पोएट इज ए मैन हु अमंग मैन मैन सेइंग आर मैन डूइंग। बहुत किसने कहा था कि कभी एक ऐसा इंसान होता है एमंग मैन, लोगों के बीच में, मैन सेइंग आर मैन डूइंग, कथन बोलने वाला और करने वाला। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें एमर्सन ने, इसको एमर्सन ने कहा कि द पोएट इज ए मैन एमंग मैन मैन सेइंग आर मैन डूइंग। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। और इसके बाद व्हाट डू यू कॉल ए लैंग्वेज दैट अपीयर्स स्मूथ प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर। जो कर्ण मधुर लगे उसको हम लोग कहते हैं यूफोनी। इसलिए उसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा यूफोनी, अर्थात ए। ध्यान दें, उसको क्या कहते हैं? यूफोनी। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय इपिफेनी। इसको हम कहते हैं कि एक सडन रेडियंस ऑफ रेवलेशन हो वाइल ऑब्जर्विंग ए कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट, जिसमें एक फिर रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्समेंट, इसका कोई मतलब ए लेटर रिटन बाय एन एनोनिमस राइटर फॉर पब्लिक रीडिंग इवनिंग, ए मॉक रिवलेशन यूज्ड फॉर कॉमिक इफेक्ट एट द साइट ऑफ। तो इसका डी होगा 143 का आंसर डी। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर आप लोग लिखेंगे डी। उसके पश्चात आप देखें क्वेश्चन नंबर 144, कोल्ट कॉमेडीज वर पॉपुलराइज्ड बाय। किसने कोल्ट कॉमेडीज को पॉपुलर किया? वो थे जॉन लिली। ही वाज मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। तो कौन होगा? जॉन लिली। इसके बाद ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ रिवील्ड रिलीजन। जो ईश्वर की सत्ता पर
तो भरोसा करता है, उसको स्वीकार करता है, लेकिन रिवील्ड रिलीजन को, जो उन्मुक्त मतलब प्रकट धर्म है, उस विचार को रिजेक्ट करता है, उसको डीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीस्ट। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डीस्ट। क्या होगा? डीस्ट। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 146 को आइए देखते हैं। कैकोफोनी इज ए टर्म विच इज यूज्ड इन प्रोज, प्ले, पोएट्री, नॉवेल। तो कैकोफोनी एक टर्म होता है जो प्ले में यूज किया जाता है, और किसी भी बात को जिसमें भाषाई वही शब्द को अपभ्रंश की तरह, यानी उसको विकृत रूप में प्रस्तुत करना, और वो कर्ण कट होता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। बी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, द जेंटिल कॉमेडी बिकेम पॉपुलर इन, देखिए 18th सेंचुरी में रिचर्ड स्टील वगैरह ने इसको बहुत अच्छा लिखा। 1705 के करीब, 1708 के करीब ये 18th सेंचुरी के प्रारंभ में जन सभ्य समाज की उच्च वर्ग की कॉमेडी, यानी सभ्य हास्य जिसको कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्या होगा? सभ्य हास्य 18th सेंचुरी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, ओलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड शेल्डन प्रैक्टिस्ड। इन लोगों ने सेंटिमेंटल कॉमेडी को लिखा। जो सेंटिमेंटल कॉमेडी, जिस कॉमेडी को देख करके, जिस कॉमेडी को ऑडियंस देखें तो हास्य की जगह आंसू आ जाए, भावुक हास्य जिसको कहते हैं, हास्य में भावुकता आ जाए, उसको कहते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसका पहला होगा 149, नेम द टर्म that signifies the repetition of vowel sounds in the same manner as alliteration signifies the repetition of consonant sounds। तो जहाँ पर एसोनेंस होता है, स्वरों की आवृत्ति, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वरों की आवृत्ति को एसोनेंस। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एसोनेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, आज का लास्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ ड्रामा विद एक्स्ट्रावेगेंट बॉइस्टरस कॉमिक एक्शन और ए जुडिशियस कॉमेडी इज नोन एज, उसको फार्स कहते हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा ही हंसी कॉमिक एक्शन हो, उसको फार्स कहते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 18 क्वेश्चन करीब देखे हैं, और दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन TGT as well as PGT examination point of view. So please prepare it. These types of questions, discussions, solution of series of literary device will be very very fruitful and beneficial regarding TGT as well as PGT. Thank you very much.